नमस्ते बच्चों, मेरे YouTube चैनल गुरु कृपया क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के अनिवार्य हिंदी की बुक एक्सरसाइज भाग 2 का गद्य खंड का आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लखनवी अंदाज और उसके लेखक हैं यशपाल जी। लखनवी अंदाज एक व्यंग्य रूप में लिखी हुई कहानी है। उसको डिटेल से पढ़ने से पहले हम इसके लेखक हैं यशपाल जी, उसका जीवन परिचय, कृतित्व और उसके जीवन की प्रमुख खास घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। यशपाल जी को पढ़ते हैं। यशपाल का जन्म है सन 1903 में पंजाब की फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में वो बीए करते हैं। कांगड़ा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। वहाँ उसका परिचय भगत सिंह और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों से हो जाता है। तो सीधी सी बात है, भगत सिंह सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों से उसका वास्ता हो जाता है, तो वो भी क्या स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ जाते हैं और जेल जाना पड़ता है। तो जेल में वो बहुत दिनों तक रहते हैं। वहाँ पर रहते हुए कई भाषाओं का अध्ययन करते हैं, कई कृतियों की रचना करते हैं और कहते हैं कि उसका विवाह भी जो जेल परिसर में ही होता है। एकमात्र राजनीतिक क्रांतिकारी यशपाल जी हैं जिसका विवाह जेल के अंदर हुआ। इसकी मृत्यु सन 1976 में हुई। मतलब उसकी पत्नी का नाम था प्रकाशवती। वो भी एक क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी हुई थी और उस क्रांतिकारी संगठन में रहते हुए यशपाल जी से उसकी मुलाकात हो जाती है। और लेकिन जो ही संगठन को पता चलता है उसके प्रेम प्रसंग के बारे में, तो फतवे जारी कर उसको मतलब गोली मारने के आदेश दे देते हैं, क्योंकि उस क्रांतिकारी संगठन में प्रेम और विवाह जैसी बातों पर कठोर पाबंदियाँ हुआ करती थी। जैसे तैसे करके वो फतवे तो निरस्त करवा देते हैं, लेकिन यशपाल जी को जेल जाना पड़ता है। जेल में रहते हुए एक दिन की बात है कि जो उसकी पत्नी है प्रकाशवती, वो जेल के सबसे बड़े अधिकारी से मिलती है और विवाह की अनुमति मांगती है। कोई ऐसा नियम ना होने के कारण कि विवाह हो या ना हो, इस पर कोई नियम लागू नहीं था, तो वो अधिकारी ने उसको अनुमति दे देते हैं और वहाँ पर उसका विवाह संपन्न हो जाता है। जो ही उसकी विवाह की जो चर्चा फैलती है, तो उसके बाद में नियम जारी कर दिए जाते हैं कि इस प्रकार कैदी से कोई विवाह नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो एकमात्र हो गई, क्योंकि पहले भी इस प्रकार कोई शादी नहीं हुई और बाद में नियम लागू कर दिए जाते हैं, तो मतलब दोबारा कोई ऐसी शादी नहीं होती है। ठीक है, तो आगे देखो। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड, रूढ़ियों के खिलाफ उसकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तरक का तूफान, पिंजरे की उड़ान, ये जेल में रहते हुए लिखी थी। वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। ये क्या है? उसके कहानी संग्रह हैं। अब उनका झूठा सच नामक उपन्यास है, वह भारतीय विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। झूठा सच उपन्यास इसका मतलब बहुत लोकप्रिय उपन्यास है और हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण उपन्यासों में से इसे गिना जाता है और ये बहुत बड़ा भी है। इसे 2 भागों में लिखा है। एक भाग का नाम है वतन और देश, जो 1958 में लिखा था, और दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य, जो 1960 में लिखा था। इसमें क्या देश के जो विभाजन के समय में देश में होने वाले भीषण रक्तपात हैं, भीषण अव्यवस्था फैल जाती है, स्वतंत्रता के बाद लोगों के चरित्र का पतन होता है, उससे विविध विडंबनाओं का व्यापक क्षेत्र पर कलात्मक चित्र उकेरा गया है इस उपन्यास में। ठीक है, तो आगे देखो उसकी और कौन सी कृतियाँ हैं। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात है, उसके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। अब मेरी तेरी उसकी बात है, उस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार यशपाल जी को मिला हुआ है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उसकी रचनागत विशेषता है। अब देखो ये चैप्टर के बारे में दिया हुआ है। यूँ तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर भी कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है, दिखावेपन का आदि है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर लेखक का आशय है कि आज कल भी मतलब इस समय भी दिखावेपन की ज़िंदगी लोग जीना चाहते हैं, अपनी जो असलियत है वो छुपाना चाहते हैं। दिखावे की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आज के लोगों में मतलब आजकल के लोग हैं उसकी तुलना में
पहले के लोगों में पैसे कमाने के विकल्प कम थे और आजकल विकल्प अधिक हैं। पहले लोग अपने सीमित आमदनी में संतुष्ट रहना जानते थे, सीमित संसाधनों में ही खुश रहना जानते थे। लेकिन अब की पीढ़ी के लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास और ऐसा क्या होना चाहिए जिससे समाज में हमारा स्टेटस ऊंचा नजर आए, हम उससे अलग दिखें, मतलब हमारी अलग पहचान हो। काफ़ी हद तक तो ये सोशल मीडिया वालों ने भी मतलब इसकी दिखावे की आदत को बढ़ा दिया है। दिखावे के फायदे कम होते हैं और नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि उसे तनाव में रहना पड़ता है। भाई झूठी शान शौकत दिखाने के लिए तनाव में तो रहना ही पड़ेगा। उस इतना जुगाड़ जो उसे करना है, तो ये है कि बच्चों कि दिखावे में कम रहा करो और अपनी असलियत की ज़िंदगी जिया करो। असलियत की ज़िंदगी जीने में जो मज़ा है वो एक दिखावे की ज़िंदगी जीने में कभी नहीं हो सकता है। कि दिखावे की दुनिया में दिखाते ही रह गए, जो सादगी में जी रहे थे वो हमसे आगे निकल गए। तो देखो, दिखावे से दूर हकीकत से वास्ता हो, ज़िंदगी सरल हो भले ही कठिन रास्ता हो। यानी आपको चाहे कैसा भी लगे, लेकिन अपनी जो असली ज़िंदगी है उसी को ही लोगों के सामने पेश करना चाहिए, झूठी ज़िंदगी को नहीं। क्योंकि एक न एक दिन तो सच्चा चेहरा सामने आ ही जाता है, तो तब आप हंसी के पात्र ही बनते हो। ठीक है, तो चलो इसी प्रकार से हमारा ये जो लखनवी अंदाज पाठ है, यही बात लेखक यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो पढ़ते हैं अपना लखनवी अंदाज क्या है, ज़रा झांकते हैं इसमें। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी कि जो केंद्रस्थ स्टेशन के आसपास जाने वाली गाड़ी है उसके बारे में बता रहे हैं कि आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम है अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने के लिए और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही लेखक ले लेते हैं और सोचते हैं कि भाई आराम से जाएंगे, पैसे तो ज़्यादा लगेंगे लेकिन भीड़ इतनी नहीं होगी, और आराम से बैठकर अपनी नई रचना के बारे में सोचेंगे, कल्पना करेंगे, विचार करेंगे और खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्य भी बाहर के देख लेंगे। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे का खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ जाते हैं। लेखक जी सोच रहे थे कि खाली है, इसमें आराम से बैठेंगे, लेकिन क्या होता है अनुमान के प्रतिकूल, जैसा उसने अनुमान लगाया उससे उल्टा ही वो पाते हैं और एक सज्जन पहले से ही बैठे रहते हैं। एक बर्थ पर बैठने के स्थान को कहते हैं। लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालते मारे बैठे हैं। तो वो क्या देखते हैं, डिब्बे में चढ़ते हैं कि एक नवाबी नस्ल यानी नवाबी ख़ानदान रईस का एक नवाब है, वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए आराम से अलाते बलाते मारे बैठा है। भाई सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हैं। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन जो कर रहे होते हैं उसमें विघ्न का असंतोष से लेखक को दिखाई देता है कि सहसा मतलब अचानक लेखक उस डब्बे में जाते हैं तो पहले से बैठे वो सज्जन की आंखों में असंतोष दिखाई देते हैं। उसको अच्छा नहीं लगता ऐसे, वो भी एकांत में बैठना चाहते थे। तो लेखक सोच रहे हैं कि सोचा हो सकता है ये भी कहानी की सूझ में की चिंता में बैठे कि ये कहानी के बारे में ही कुछ सोचना चाह रहे हूँ और इसलिए वो अकेले बैठे हैं मेरी तरह। खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, या फिर खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को खाने का इसे शौक है, वो खाना चाहते हैं और अब मेरे सामने वो नहीं खा सकते इसलिए वो संकोच कर रहे होंगे, ये लेखक सोच रहे हैं। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उसके सामने की बर्थ पर बैठकर ही आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। तो नवाब साहब लेखक को कोई देखकर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो लेखक भी उल्टा उसे कुछ नहीं बोलते हैं और अपनी आंखें चुरा लेते हैं, दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। थाले बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। ये तो लेखक हैं तो उसकी आदत ही होती है कि कल्पना करना, विचार करना, अपने आसपास के वातावरण से, लोगों से वो गहरा वास्ता रखते हैं। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगते हैं, तो उसे सोचने की तो आदत है ही, और जब वह नवाब असुविधा महसूस करते हैं लेखक को देखते ही, तो वो उसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि भाई ये उसे असुविधा क्यों हुई, ये क्यों मतलब अकेला रहना चाहते हैं। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उसे मंझले दर्जे में सफ़र करता देखिए। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा
कैसे खाए। तो लेखक सोचने लगा कि भाई हो सकता है कि ये है मतलब किफ़ायत है नहीं फ़ायदे की दृष्टि से ये सेकंड क्लास के डिब्बे में टिकट लिया होगा, क्योंकि उसे फर्स्ट में बैठना चाहिए था और वो सेकंड क्लास में मतलब सफ़र करते कोई दूसरे लोगों को नहीं दिखना चाहते थे। और हो सकता है कि ये जो मतलब अकेले बैठकर खीरा खाना यहाँ पर चाह रहे होंगे और ये नहीं, वो नवाब नहीं चाहते होंगे कि इसे खीरा खाता कोई लोग देखे या सेकंड क्लास में सफ़र करता कोई लोग देखे, क्योंकि उसके जो नवाबी शान में ठप्पा जो लग जाए। तो वो लेखक सोचते हैं। हम कनखियों से नवाब की ओर देख रहे थे। कनखियों से यानी टेढ़ी नज़रों से नवाब की तरफ लेखक देख रहे हैं। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहते हैं। और नवाब साहब हैं कि गाड़ी के बाहर मतलब खिड़की से बाहर देखते रहते हैं। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाइए। तो अचानक से पहले तो बोलते ही नहीं हैं, उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं, फिर अचानक उसे संबोधित करते हैं, बोलते हैं आदाब अर्ज, यानी एक उर्दू का नमस्कार का रूप होता है। उर्दू में वो नमस्कार बोलते हैं कि जनाब खीरे का शौक फरमाइए, यानी कि खीरा आप खाइए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगता है लेखक को, और वो भाप लिया अनुमान लगा लेते हैं कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकतों में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया शुक्रिया किबला शौक फरमाइए। तो लेखक सोच शराफत यानी शिष्टाचार, सज्जनता का गुमान यानी भ्रम बनाए रखने के लिए हम जैसे मामूली लोगों को भी आपकी इस गतिविधियों में शामिल कर लेना चाहते हैं। तो वो जवाब देते हैं कि नहीं नहीं, शुक्रिया धन्यवाद आपको कि आप ही खाइए, मैं नहीं खाऊंगा खीरा। ठीक है, आगे चलो। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया। दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोते हैं, तौलिए से पहुँचते हैं, जेब से चाकू निकालते हैं और दोनों खीरों के सिर काटे उसे गोद कर झाग निकाल लेते हैं। फिर खीरों को बहुत ही एहतियात सावधानी से छीलकर फांकों को करीने से तरीके से तौलिए पर सजाते हैं। ठीक है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए वो जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से बहुत ही तरीके से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उसकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट होता है कि उस प्रक्रिया में उसका मुख है वह खीरे के रसास्वादन की कल्पना से ही प्लावित हो जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि जब वह खीरों को खाने के लिए तैयार कर रहा था तो नवाब के मुँह में पानी आ रहा था उसके रस के स्वाद की कल्पना मात्र से। ठीक है, हम कनखियों से देख कर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में वे अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि वो चाहे कितना ही रईसाई का दिखावा करे, लेकिन वो आम लोगों की तरह है, उसे जो खीरा खाना चाह रहे हैं वो आम लोगों की तरह ही मतलब उसकी आदत होती है, लेकिन वो दिखावा रईसों की तरह कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर यही है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। बालम खीरा एक खीरे की मतलब किस्म होती है ना। तो फिर से वो लेखक की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आप खीरा खाइए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांके देखकर मुँह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना था तो उचित ही समझा और उत्तर दिया कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाइए। तो वो बार बार कहने पर कह रहे थे, तो मतलब उस फांकों को देखकर मुँह में पानी तो लेकर के आ रहा था, लेकिन भाई एक बार मना कर दिया था तो अब दोबारा हाँ कैसे करे। तो अपना मतलब स्वाभिमान बचाने के लिए वो फिर से मना करते हैं और कहते हैं कि भाई इस तरह इस वक्त मेरी इच्छा नहीं हो रही है और अम्मा से भी कुछ कमज़ोर है, पाचन शक्ति भी कमज़ोर है, इसलिए आप ही खाइए, मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो अब आगे नवाब साहब ने 37 आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा है। ये नहीं कि ललचाई आँखों से उस खीरे को देखते हैं। अब क्या करें, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया कि बंदा ये तो नहीं खाएगा।
और लंबी सांस लेते हैं सोचकर। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले जाते हैं, फांक को सूंघते हैं, स्वाद के आनंद से पलकें मूंद जाती है। देखो, मुंह से भर आए पानी की घूंट गले में उतर जाती है। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ देते हैं। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हूँ ये है खानदानी रईसों का तरीका। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पूरे पाठ में ये देखो इम्पोर्टेंट है, ये बात ही इस पाठ में मैन है। ये यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, लेखक का क्या भाव है, ज़रा ध्यान से सुनिए दोबारा। तो देखो, यहाँ पर नवाब साहब खुद को एक खानदानी लखनवी रईस सिद्ध करना चाहते हैं। वह बताना चाहते हैं कि रईसों का खीरे का शौक फरमाने का तरीका क्या है। वह आम आदमियों से भिन्न है, विशिष्ट है। वह खीरे को केवल सूंघ कर और उसके जायके का पूरा आनंद ले रहे थे। इस बहाने से उन्हें अपने नवाबी शान, रईसी मतलब नज़ाकत, नफासत का मतलब है जो सभ्यता, तौर तरीका है, मतलब स्वस्थता है, उसका दिखावे करने का मौका उसे मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो लखनऊ के नवाबों के तथाकथित जहाँ खानदानी रईसों की बनावटी और दिखावटी जीवन शैली पर व्यंग्य लेखक कर रहे हैं और अपने आप को आम आदमियों से वो विशिष्ट दिखाने के फेर में मतलब इतना वो नाटक कर रहे हैं। मतलब इस तरह है वो दिखावटी नाटक ही है ये, और क्या, जो इन्हें वाहवाही दिलाने की बजाय हंसी का पात्र बन रहे हैं। ठीक है, तो लेखक यहाँ पर इन लोगों पर ही व्यंग्य और उसके दिखावटी जीवन शैली पर व्यंग्य कर रहे हैं। नवाब साहब ने खीरे को सूंघ कर फेंक दिया और स्वाद तथा तृप्ति का प्रदर्शन किया। ऐसा करके भी उन्होंने अपने खानदानी नवाब और रईसी होने के गर्व का प्रदर्शन वहाँ पर करते हैं कि देखो हम आम आदमियों की तरह है, इन्हें जैसे मतलब तुच्छ वस्तु को नहीं खाते हैं खीरे, इसको केवल सूंघ कर ये रसास्वादन लिया करते हैं। ठीक है, आगे देखो। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट जाते हैं। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। तो लेखक कह रहे हैं कि वो भाई इतनी मेहनत की है, खीरे को धोआ, पोंछा, काटा, नमक मिर्च मिलाया और सूंघ कर बाहर फेंक दिया। तो इतनी मेहनत करने के बाद मानो वो थक जाते हैं और सो जाते हैं। और लेखक कह रहे हैं कि हमें भी उसकी स्वीकृति में मतलब स्वीकृति में सिर झुकाना पड़ा और ये मानना पड़ा कि भाई यह है खानदानी तरीका, सभ्यता, स्वस्थता और तौर तरीका। ठीक है, हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? तो लेखक कह रहे हैं कि हम इस प्रकार के खीरे के मतलब सुगंध और स्वाद से कल्पना मात्र से संतुष्ट हो जाने को एक सूक्ष्म और अलग और एक बहुत ही कल्पना मात्र तरीका तो जरूर कह सकते हैं, लेकिन क्या इस प्रकार उदर की तृप्ति मतलब भूख मिट जाती हो? लेखक कह रहे हैं नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द भी लेखक को सुनाई देता है। देखो, इतना ही नहीं, वो डकार भी ले लेते हैं। और नवाब साहब ने हमारी ओर देख कर कह दिया, क्या कहते हैं कि खीरा लजीज होता है, कि खीरा स्वादिष्ट तो बहुत होता है, लेकिन क्या होता है, शकील होता है, पचने में थोड़ा हार्ड होता है, ना मुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, ना मुराद अबाघा जो खीरा है वो मैदे पर मतलब अमाशे पर बोझ डालता है, पकने में थोड़ा हार्ड होता तो बहुत लजीज है, स्वाद है। वो लेखक को कह रहे हैं और डकार लेते हैं। ठीक है, ज्ञान चक्षु खुल गए किसके? अब लेखक के। वो क्या सोच रहे थे कि क्या नए कहानी के लेखकों के बारे में वो सोच रहे थे कि क्या नई कहानी के लेखक हैं वो बिना कथ्य कहानी लिख देते हैं? तो उसको जवाब मिल जाता है। क्या सोचता कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्र के लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो लेखक को जवाब मिल जाता है कि कह रहा है कि भाई देखो, खीरे की सुगंध मात्र से ही, उसकी कल्पना मात्र से ही पेट भर जाता है और डकार आ सकती है। तो बिना विचार के, बिना घटना के, बिना पात्रों के लेखक की लिखने की इच्छा मात्र से ही नई कहानी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा
मतलब लेखक का यही है कि जो नवाबों और जो रईसों के चोचले और बनावटी व्यवहार के साथ साथ नई कहानी के लेखकों को अपने व्यंग्य का अलग से इसमें बनाया है कि रईसजादे ने अपने जो तौर तरीके का सिक्का जमाने के लिए, दिखावटीपन के अपनी शान शौकत का सिक्का जमाने के लिए खाद्य पदार्थों को बिना खाए ही तृप्त हो जाने का अभिनय करते हैं, दिखावा करते हैं। इसी प्रकार नई कहानी के लेखक भी बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों का उपयोग किए बिना कहानी लिख देने का दिखावा करते हैं। कुछ नया करने के दिखावे में वो ऐसा करते हैं। तो लेकिन सच क्या है? सच तो यही है कि दोनों ही नया कर दिखाने की सनक में वो उपहास का पात्र ही बनते हैं, हंसी का पात्र ही बनते हैं। तो चलो बच्चों, अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल हम उसके अभ्यास क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।